ठीक है, आरंभ करते हैं। जैसे ही अन्य कोई ज्वाइन हो जाएगा तो ज्वाइन करा लेंगे। बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र 1। इसमें अब तक हमने साहित्य से तात्पर्य और संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं, इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बात की थी। आज हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदत्त साहित्य की परिभाषाओं पर विचार करेंगे। मैं इस बात को आप ठीक ढंग से समझा पाऊंगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र है, उसका आरंभ ग्रीस या यूनान से माना जाता है। साहित्य शास्त्र के पहले आचार्य के रूप में, यूनान के पहले आचार्य के रूप में हमें प्लेटो अथवा एरिस्टोटल का नाम लेना, प्लेटो अथवा अफलातून का नाम लेना पड़ता है, जो ईसा से पूर्व 427 वर्ष पहले उन्होंने साहित्य की परिभाषा करने का प्रयास किया था। प्लेटो से लेकर के आज तक के जितने भी अंग्रेजी विद्वान हैं या पाश्चात्य विद्वान हैं, चाहे वो ग्रीक भाषा के हो, चाहे लैटिन भाषा के हो, चाहे अंग्रेजी भाषा के हो, इन्होंने समय समय पर साहित्य की अलग अलग परिभाषाएं देने का प्रयास किया है और इन परिभाषाओं पर तत्कालीन साहित्य और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार उन्होंने उसमें बदल किए हैं, यानी परिभाषाओं में परिवर्तन किए हैं। अब हम एक एक को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पाश्चात्य आचार्यों में पहला क्रमांक आता है प्लेटो का, जिसको हिंदी में अफलातून कहा जाता है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में लिखा है कि साहित्य अज्ञानजन्य होता है। साहित्य शूद्र मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होता है और शूद्र वासनाओं को ही उभारता है, अतः वह हानिकारक होता है क्योंकि वह प्राकृतिक सत्य से तिगुनी दूरी पर होता है। अब देखिए कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में पहले ही आचार्य ने साहित्य को गलत कहा है, लेकिन एक बार फिर से वो परिभाषा लेकर के हम अगले उनके शिष्य एरिस्टोटल की ओर जाएंगे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में साहित्य के बारे में लिखा है, साहित्य अज्ञानजन्य होता है, साहित्य शूद्र मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होता है और शूद्र वासनाओं को ही उभारता है, अतः वह हानिकारक होता है क्योंकि वह प्राकृतिक सत्य से तिगुनी दूरी पर होता है। इनका विरोध उन्हीं के शिष्य ने एरिस्टोटल ने किया है, जिसको हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में लिखा है कि साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यहाँ अनुकरण से तात्पर्य नकल न होकर के पुनर्सृजन है। एरिस्टोटल या अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में लिखा है कि साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यहाँ अनुकरण से तात्पर्य नकल न होकर के पुनः सृजन है। इसके उपरांत यानी ये इन दो ग्रीक तत्वज्ञों के दार्शनिकों की परिभाषाओं के बाद हम फिलिप सिडने नाम के एक बहुत ही महत्व प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक की परिभाषा देखते हैं। फिलिप सिडने ने अपने ग्रंथ द डिफेंस ऑफ पोएसी में लिखा है, साहित्य प्रकृति का संवेदनात्मक एवं संगीतात्मक अनुकरण है। वह एक सजीव एवं सवाक चित्र है जिसका लक्ष्य शिक्षा एवं आनंद प्रदान करना है। फिर से पढ़ता हूँ। फिलिप सिडने ने अपने ग्रंथ द डिफेंस ऑफ पोएसी में साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा है कि साहित्य
प्रकृति का संवेदनात्मक एवं संगीतात्मक अनुकरण है। वह एक सजीव एवं सवाक चित्र है जिसका लक्ष्य शिक्षा एवं आनंद प्रदान करना है। इसके उपरांत चौथे आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज एक स्वच्छंदतावादी कवि थे। उन्होंने अपने ग्रंथ लिरिकल बैलेड्स में लिखा है कि साहित्य सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है जिसका तत्कालीन लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना है। फिर से पढ़ता हूं। थॉमस टर्न एस.टी. कोलरिज ने अपने ग्रंथ लिरिकल बैलेड्स में लिखा है, साहित्य सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है जिसका तत्कालीन लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना है। अब एस.टी. कोलरिज के साथ ही इस ग्रंथ को और एक व्यक्ति ने लिखा था जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने मिलकर के ग्रंथ लिखा था। इसमें अपने परिभाषा करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, ये जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स में ही साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, साहित्य शक्तिशाली अनुभूतियों का स्वच्छंद प्रभाव है जो शांति के क्षणों में पुनर्गठित होता है। साहित्य शक्तिशाली अनुभूतियों का स्वच्छंद प्रवाह है जो शांति के क्षणों में पुनर्गठित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है विलियम वर्ड्सवर्थ की। द पावर, इसका अंग्रेजी अनुवाद देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था, द स्ट्रीम ऑफ पावरफुल इमोशंस इज लिटरेचर विच रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। छठे आलोचक हैं कार्लायर। कार्लायर ने लिखा है कि साहित्य कुछ और नहीं संगीतपूर्ण विचार श्रृंखला है। कार्लायर ने लिखा है कि साहित्य कुछ और नहीं संगीतपूर्ण विचार श्रृंखला है। मैथ्यू अर्नोल्ड सातवें आलोचक है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने ग्रंथ लिटरेचर एंड डोसा में लिखा है कि सत्य और सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की समीक्षा का नाम साहित्य है। लंबी परिभाषा है, ध्यान रहे। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने ग्रंथ लिटरेचर एंड डोसा में लिखा है कि सत्य एवं सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की समीक्षा का नाम साहित्य है। इसके उपरांत आठवें आलोचक हैं जॉन किट्स। जॉन किट्स ने लिखा है, साहित्य अनुभूति की सफल व्यवस्था है एवं मनुष्य के सर्वोच्च विचारों की सुंदरतम अभिव्यक्ति है। साहित्य अनुभूति की सफल व्यवस्था है एवं मनुष्य के सर्वोच्च विचारों की सुंदरतम अभिव्यक्ति है, ऐसा जॉन किट्स ने कहा है। इनके उपरांत नौवे हैं डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषण अर्थात साइको एनालिसिस शास्त्र को बहुत महत्व दिया है। वे लिखते हैं, डॉक्टर सिगमंड फ्रायड अपने ग्रंथ द जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस में लिखते हैं, मानवीय जीवन की मूल वृत्ति काम है तथा काम कुंठाओं की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। फिर से पढ़ता हूँ। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने अपने ग्रंथ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस में लिखा है कि मानवीय जीवन की मूल वृत्ति काम है तथा साहित्य काम कुंठाओं की अभिव्यक्ति है। 10वें आलोचक है बेनेडेत्तो क्रोसे।
बेनेडिक्टो क्रोसे ने अपने ग्रंथ एस्थेटिक्स में लिखा है कि साहित्य मानवीय मन एवं आत्मा की अपरोक्ष एवं सहज अनुभूति है। साहित्य मानवीय मन एवं आत्मा की अपरोक्ष सहज अनुभूति है। 11वें हैं आइश्वर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स, ऐश्वर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स ने अपने ग्रंथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में लिखा है कि साहित्य का सीधा संबंध बौद्धिक सत्य से नहीं अपितु मानवीय मन की रागात्मक प्रतिक्रियाओं से है। I.A. रिचर्ड्स ने अपने ग्रंथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में लिखा है कि साहित्य का संबंध बौद्धिक सत्य से नहीं अपितु मानवीय मन की रागात्मक प्रतिक्रियाओं से है। 12वें आलोचक हैं थॉमस स्टर्न इलियट अर्थात T.S. इलियट। T.S. इलियट ने अपने ग्रंथ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अर्थात परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में लिखा है कि साहित्य या कविता कवि का आत्म प्रकाशन न होकर कलात्मक प्रक्रिया के प्रति आत्मसमर्पण है। T.S. इलियट ने अपने ग्रंथ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में लिखा है कि साहित्य या कविता कवि का आत्म प्रकाशन न होकर कलात्मक प्रक्रिया के प्रति आत्मसमर्पण है। 13वें आलोचक हैं विलियम हेनरी हडसन, W.H. हडसन। W.H. हडसन ने अपने ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर में लिखा है कि भाषा के माध्यम से मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। W.H. हडसन ने अपने ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर में लिखा है कि भाषा के माध्यम से मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। 14वें आलोचक और कवि हैं P.B. शेली। P.B. शेली ने लिखा है कि साहित्य सर्वाधिक सुखी एवं श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। P.B. शेली ने लिखा है कि साहित्य सर्वाधिक सुखी एवं श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। 15वें आलोचक हैं हक्सले। हक्सले ने लिखा है कि साहित्य मानवीय मन की अद्भुत एवं आश्चर्यकारक दुनिया है। हक्सले ने लिखा है कि साहित्य मानवीय मन की अद्भुत एवं आश्चर्यकारक दुनिया है। अब इन 15 परिभाषाओं के आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पाश्चात्य साहित्य तथा साहित्य शास्त्र युगानुरूप नए नए वादों के माध्यम से विकसित हो रहा है। इस विकास के साथ ही साहित्य की नानाविध परिभाषाएं प्रस्तुत हुई हैं। 20वीं सदी में कई वादों का उद्भव हुआ। हर वाद साहित्य पर अपने अनुरूप प्रयोजन लाद देता है और प्रयोजन के अनुरूप साहित्य का स्वरूप निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से हमने साहित्य के पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाएं देखी। अगला भाग हम हिंदी परिभाषाओं का लेंगे। हिंदी विद्वानों ने जो साहित्य की परिभाषाएं दी हैं उन पर अब हम विचार करेंगे। देखिए, अब तक हमने
संस्कृत और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएं देखी थी, किंतु हम जिस भाषा में पढ़ रहे हैं वो हिंदी है, इसलिए हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई साहित्य की परिभाषाओं पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। हालांकि ये पीडीएफ पीपीटी की वीडियो रिकॉर्डिंग हमने पहले ही डाल दी है, फिर भी केवल शब्द पढ़ करके समझ में नहीं आता, इसलिए लहजा सुनने की जरूरत होती है, इसलिए मैं ये आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदी विद्वानों के अनुसार साहित्य शास्त्र विषयक लक्षण ग्रंथों की परंपरा आचार्य केशवदास से जानी चाहिए, जो रीतिकाल के उन्नायक कवि थे। हिंदी साहित्य शास्त्र का आरंभ केशवदास से ही माना जाना चाहिए, लेकिन उनके अनेक शतक पूर्व ही आदिकाल में भी काव्य के विविध अंगों का गंभीर अध्ययन न सही, किंतु कवियों ने काव्य प्रयोजन, भाषा प्रयोग, काव्य हेतु एवं शास्त्रीय लक्षणों को अवश्य प्रस्तुत किया था, जो संस्कृत के काव्य शास्त्र पर आधारित थे और कुछ नए भी थे। इसमें देखिए पहला नाम आता है चंद बरदाई का। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पेपर है, आदि तथा मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने हिंदी के पहले कवि के रूप में चंद बरदाई को किसने स्वीकार किया है, और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, मित्र थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का सम्मिलन करते हुए साहित्य के प्रति ऐसा लिखा है, द्रष्टव्यम उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम षट भाषा पुराणम च कथितम मया। अर्थात उनके साहित्य के बारे में अवधारणा ऐसी थी कि ये जो विशाल धर्म है हमारा हिंदू धर्म, वैदिक धर्म जिसे कहा जाता है, वह उसके बाद राजनीति, नौ रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, रौद्र वगैरह, ये 9 रस जिसमें हो, 6 भाषाएं जिसमें हो, संस्कृत, प्राकृत वगैरह, उस समय की जितनी भी भाषाएं थी प्रचलित, वो 6 भाषाएं, पुराण, ध्यान रखिए हिंदू धर्म के ग्रंथ पुराण और मुस्लिम धर्म का ग्रंथ कुरान, ये सब साहित्य है, या इसके आधार पर मैंने ये साहित्य लिखा है। फिर से पढ़ता हूं, दृष्टव्य उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम षट भाषा पुराणम च कथितम मया, ये मैंने कहा है साहित्य के रूप में, ऐसा चंद बरदाई कहते हैं। चंद बरदाई के उपरांत आदिकाल के किसी भी कवि ने या साहित्यकार ने इस पर कोई बात नहीं की। अब भक्ति काल के जो पहले हमारे कवि हैं, संत कबीरदास, संत कबीर ने बहुत कम शब्द में साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण बताया है, जो लक्षण उनकी परिभाषा से प्रकट होता है। संत कबीर कहते हैं, लिखते नहीं, क्योंकि कबीर को लिखना नहीं आता था, उन्होंने कहा, धर्मदास ने लिख लिया, तुम जिन जानो गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार। अब यहाँ गीत शब्द साहित्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तुम लोग जिसको गीत मानते हो, जिसको साहित्य मानते हो, कविता मानते हो, काव्य मानते हो, वह मेरा और ब्रह्म, परब्रह्म, परमपिता परमात्मा का निजी विचार है। ये बहुत ही व्यापक परिभाषा हो इस साहित्य की। तुम जिन जानो गीत है वह यह निज ब्रह्म विचार। इसके उपरांत आते हैं भक्त सूरदास जो कृष्ण काव्य के पहले और प्रधान कवि हैं। उन्होंने एक साहित्य पर अलग ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था साहित्य लहरी। हालांकि उनका जो यश है, कीर्ति है, वह सुर सागर, भ्रमर गीत पर आधारित है, इन 2 ग्रंथों पर आधारित है, परंतु उनका जो साहित्य विषय ग्रंथ है जिसका नाम साहित्य लहरी है, उसमें वे लिखते हैं, जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित्त, यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित्त। ये जो पहली परिभाषा है, ये संस्कृत के काव्य की, संस्कृत में जो साहित्य की या काव्य की परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से एक पर आधारित है। क्या है? जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित्त। शब्द और अर्थ ये दोनों कवित्व, शब्दार्थों सहित तो काव्य जो भामह की परिभाषा थी उसका ही हिंदी अनुवाद है।
यह लक्षण मैंने कियो समचु ग्रंथ बहुचित्त, मतलब अनेक ग्रंथों को पढ़ करके समझ करके मैंने साहित्य का लक्षण किया है कि शब्द और अर्थ कविता है, साहित्य है, जो इस जग से अद्भुत ऐसा सुख प्रदान करते हैं। ये उनकी पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा में वे लिखते हैं, शब्द जीवति अर्थ मन रसमत सुजस शरीर चल वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। इसमें देखिए शब्द, अर्थ, रस, छंद, अलंकार इत्यादि का उल्लेख किया है। फिर से पढ़ता हूं, शब्द जीव अर्थ मन, मतलब साहित्य का जीवन शब्द है, प्राण शब्द है, और अर्थ मन है, और रस यह सुयश रूपी शरीर है, और वह छंद और छंद की गति पर चलता है, ऐसा छंद और अलंकार की गति पर चलता है, ऐसा यह साहित्य है, काव्य है। अब इसके बाद आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सबसे बड़े प्राचीन कवियों, मध्ययुगीन कवियों के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने रामचरितमानस इस महान ग्रंथ में साहित्य की परिभाषा करते हुए उसे गंगा की उपमा दी है। जैसे कह देखिए, कीरति भूति भणिति भले सोई सुर सरी सम सब कह हित होई। अब यहाँ साहित्य का हित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो संस्कृत काव्य परंपरा से आया हुआ है। वे कहते हैं कि भणिति, भणिति मतलब मेरी कविता, मेरा काव्य, मेरी वाणी वह है जिसमें कीर्ति हो, कीर्ति यश हो, और ये यश हित सहित हो, और ऐसा हित जो गंगा के समान सुरसरिता, गंगा के समान सुरसरी समान सभी के हित का हो, मतलब यहाँ साहित्य हितकारी होता है, ऐसी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी हुई है। इसके उपरांत आते हैं आचार्य केशवदास, जिनसे बाकायदा विधि पूर्वक साहित्य शास्त्र का आरंभ हुआ हिंदी में। आचार्य केशवदास ने एक अलग से ग्रंथ लिखा था इस पर, जिसका नाम था कविप्रिया। कविप्रिया, रसप्रिया, ये दो उनके साहित्यिक ग्रंथ थे। उसमें से अलंकार पर आधारित था कविप्रिया। कविप्रिया में भी लिखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुवृत्त भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मित्र। फिर से पढ़ता हूं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुवृत्त भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मित्र। यहाँ अलंकार का महत्व उन्होंने बताया है। वे कहते हैं कि यद्यपि किसी अच्छे कवि द्वारा कविता प्रकट की है, उसमें अच्छे लक्षण हैं कवि काव्य के, उसमें अच्छे अच्छे वर्णों का, शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें अच्छे अच्छे रसों का प्रयोग किया है, जिसमें अच्छे अच्छे वृत्त या छंदों का प्रयोग किया है, वो कविता तो है, लेकिन वो कविता उस समय ज्यादा आकर्षक लगती है जब उसमें अलंकार या भूषण होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ वनिता शब्द का भी इस्तेमाल किया है। वनिता मतलब स्त्री। अगर स्त्री किसी अच्छी जाति में जन्म ली हो, जिसमें अच्छे लक्षण भी हो, जिसका रंग गोरा हो, अच्छा हो, जो रसयुक्त हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, फिर भी अगर वो आभूषण नहीं पहनती तो आकर्षक नहीं लगती। उसी प्रकार कविता भी, चाहे किसी भी अच्छे कवि के द्वारा प्रकट की गई हो, उसके अच्छे लक्षण हो, उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, जिसमें सभी रसों का प्रयोग हुआ हो, जिसमें अच्छे छंद, अच्छे वृत्त हो, ऐसी कविता जब तक अलंकारों का प्रयोग नहीं की कर जाते इसमें, तब तक वह अच्छी कविता नहीं कहलाती, ऐसा आचार्य केशवदास ने कहा है। इसके उपरांत आचार्य चिंतामणि। अब देखिए, जो चिंतामणि हैं ये भूषण के बड़े भाई थे। कवि भूषण, जो जिन्होंने शिवाजी महाराज पर बहुत कुछ लिखा है, उनके बड़े भाई चिंतामणि थे। और चिंतामणि ने लिखा है कि बत कहाऊ रसमय जो है कविता कहावे सोई, अर्थात ऐसी बात, ऐसा वाक्य, ऐसी ऐसा ऐसे शब्दार्थ जिसमें रस हो, वही कविता है। यह वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो विश्वनाथ की परिभाषा है, उससे लगभग मेल खाती है।
आचार्य चिंतामणि ने एक और परिभाषा दी है, सगुण अलंकरण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित विभुद कहावत सोई। तो ये अलंकार सहित हो, गुण सहित हो, दोष रहित हो, ऐसे शब्दार्थ को कविता कहते हैं। ये लगभग संस्कृत के ही परिभाषाओं का परिपाक है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। और लगभग रीतिकाल के सभी परिभाषा जिन्होंने जिन्होंने साहित्य की या काव्य की परिभाषा की है, वो सब ने संस्कृत की परिभाषाओं का अनुवाद मात्र किया है, कुछ अलग नहीं किया है। आगे आते हैं घनानंद। घनानंद ये बहुत स्वच्छंद कवि थे। उन्होंने कोई ऐसा अलग से काव्य लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु उन्होंने अपने घनानंद कवित्त में एक पंक्ति ऐसी लिखी है जिसमें आत्मसमर्पण को बहुत महत्व दिया है। वे लिखते हैं, लोग लागी हैं कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, लोग अन्य लोग कहते हैं कि मैंने एक कविता बनाई, अन्य लोग कह रहे हैं कि मैंने एक कविता बनाई, लेकिन मैं कहता हूं कि इस कविता ने मुझे बनाया। ये समर्पण है कविता के प्रति, मतलब अपना आत्मसमर्पण साहित्य के प्रति जो है वो यहाँ घनानंद बताते हैं। अगले ये तो हुए प्राचीन और मध्ययुगीन कवियों ने जिन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, चंद्रबरदाई से लेकर के घनानंद तक। अब हम आधुनिक काल के गद्य लेखकों की परिभाषाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिनमें पहले आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने सरस्वती का संपादन किया था। और आधुनिक साहित्य के इतिहास में अगले सत्र में इनका क्या महत्व है हम आगे बताएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ 3 परिभाषाएं की हैं कुल मिलाकर के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहली जो परिभाषा दी है कविता की, वह है, कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। क्या देखिए, कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। ये पहली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा उन्होंने किया है, अंतःकरण की वृत्तियों का के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण मतलब मन, मन की जो वृत्तियां हैं उनका जो चित्रण है या प्रकटीकरण है वही कविता है। तीसरी परिभाषा भी बहुत बड़ी जबरदस्त है, एक ही लेखक ने तीसरी परिभाषा दी है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। अब इस दृष्टि से देखिए, काव्य शब्द की उन्होंने महत्ता स्वीकार करते, जो संस्कृत में काव्य शब्द की महत्ता पहले थी साहित्य शब्द आने से पहले, वहां तक वे पहुंचे हैं। आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत बार ये नाम आपने सुना होगा, मैंने कहा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। और दूसरी परिभाषा देते हुए लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी के द्वारा जो शब्द विधान करती आई है उसे हम कविता कहते हैं। थोड़ी लंबी परिभाषा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे हम कविता कहते हैं। 10वें हैं मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य कला और अन्य निबंध इस ग्रंथ में साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है,
जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक श्रेयमयी मतलब प्रिय, ऐसे कीर्ति देने वाली, यश देने वाली, श्रेयमयी, प्रिय मतलब प्रिय, रचनात्मक ज्ञान धारा है। 11वें आलोचक आते हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी जिनका प्रसाद के बाद स्थान है छायावादी कवियों में, उन्होंने लिखा है हृदय की मुक्तावस्था ही कविता है। ये लगभग आचार्य शुक्ल जी की परिभाषा जैसी है, हृदय की मुक्तावस्था ही कविता है। आगे आते हैं स्मितरंजन पंत। स्मितरंजन पंत लिखते हैं हमारे अर्थात कवियों के परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही कविता है। क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही कविता है, मतलब कवियों के जो परिपूर्ण क्षण होते हैं उनकी वाणी, उनकी अभिव्यक्ति ही कविता है। एक और परिभाषा उन्होंने पद्यात्मक दी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर चुपचाप आंखों से, कविता बही होगी अनजान, मतलब सहज अभिव्यक्ति कविता है। आगे हैं महादेवी वर्मा जी, मतलब प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, यह हिंदी के आधुनिक छायावादी कविता के काल के 4 स्तंभ हैं। इनमें से महादेवी वर्मा जी का अपना महत्व है। उन्होंने भी 2 परिभाषाएं दी हैं। पहली है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में भी आविर्भूत होती है। मतलब देखिए, कविता नितांत व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष की, कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, परंतु यह चित्रण इतना साफ, स्पष्ट और ठीक होता है कि वैसे ही भावना कोई अन्य भी व्यक्त करता है। मतलब एक जैसी भावना 2 अलग अलग कवि प्रकट कर सकते हैं। और दूसरी परिभाषा जो उन्होंने दी है वो है कविता हमारे व्यष्टि सीमित जीवन को समष्टि व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक सत्य को बांधती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। वे लिखती हैं कविता हमारे मतलब मनुष्य मात्र के व्यष्टि समित मतलब व्यक्ति तक सीमित जीवन को समष्टि व्यापक मतलब समाज जैसा व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए, एक व्यापक सत्य को फैलाने के लिए ही एक व्यापक सत्य को, एक बहुत बड़े सत्य को सीमा में बांधती है, शब्दों की सीमा में बांधती है। 14वें आलोचक हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी की एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे बाबू गुलाब राय लिखते हैं काव्य संसार के प्रति, ध्यान रखिए, काव्य संसार के प्रति कवि की भावना प्रधान किंतु शुद्ध व्यक्तिगत संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रिया की कल्पना के ढांचे में ढली श्रेय का प्रेय रूप उद्घाटित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। लंबी है और प्रसाद जैसी है, जयशंकर प्रसाद जैसी श्रेय प्रेय की बात करने वाली। फिर से पढ़ता हूँ, काव्य संसार के प्रति कवि की भावना प्रधान किंतु शुद्ध वैयक्तिक या व्यक्तिगत संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रिया की कल्पना के ढांचे में ढली श्रेय का प्रेय रूप उद्घाटित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। 15वें अर्थात प्रेमचंद साहित्य सम्राट, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने बहुत ही सीधी सादी परिभाषा दी है जो मैथ्यू अर्नोल्ड की परिभाषा जैसे। देखिए, साहित्य जीवन की आलोचना है, इस दृष्टि से सत्य की खोज कीजिए, इस सत्य असत्य का संग्राम साहित्य है। रामायण में राम और रावण का जो द्वंद्व है ना, वो सत्य और असत्य का द्वंद्व है, धर्म और अधर्म का द्वंद्व है, यही तो साहित्य है। दर्शन और विज्ञान का उद्देश्य भी यही है, लेकिन वह बुद्धि के रास्ते पहुंचता है किंतु साहित्य भावना के रास्ते। ध्यान रखिए, सत्य तक पहुंचना, अंतिम सत्य किसी को पता नहीं है, परंतु उस सत्य को पहुंचना असत्य से संग्राम करते करते, यही साहित्य है। अन्य भी जो विषय है जैसे दर्शन मतलब तत्व ज्ञान फिलॉसफी, और विज्ञान साइंस भी सत्य तक ही पहुंचना चाहता है लेकिन वो बुद्धि के माध्यम से, लेकिन जो साहित्य उस सत्य तक पहुंचना चाहता है वो हृदय के माध्यम से, भावना के माध्यम से।
अगले हैं 16वें आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास की त्रासिका में हमने किया था, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास, ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन्होंने साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, साहित्य वह है जो मानव को उदात्त बनाता है, उसे पशुत्व से ऊपर उठ करके देवत्व की ओर अग्रसर करता है, उसे सारे विश्व के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है। देखिए साहित्य क्या है, मनुष्य को यानी संकीर्ण नहीं रखता, उदार बनाता है, उदात्त बनाता है। जो पशुत्व है मनुष्य में उससे ऊपर उठा करके साहित्य उसे देवत्व की ओर ले जाता है, परमात्मा तत्व की ओर ले जाता है, अग्रसर करता है और उसे सारे विश्व के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है। ये विश्वची माझेगर है, सत्य ज्ञानेश्वर ने कहा था ना, विश्वम भवत्येकनीडम, जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कही गई है वो है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कहने वाले संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण विश्व ही अपना घर होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब 17वें आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनका भी उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास की तासिका में हमने बार बार किया था। उन्होंने रसवादी व्याख्या की है, सरस शब्दार्थ का नाम ही साहित्य या काव्य है, जो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, शब्दार्थ यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम जैसा। सरस शब्दार्थ का नाम ही साहित्य या काव्य है, आचार्य नगेंद्र जी। इसके उपरांत बहुत बड़े कवि और आलोचक 18वां जिनका क्रमांक है हमें इसमें, गजानन माधव मुक्तिबोध, बहुत बड़े कवि थे, नई कविता के और प्रयोगवादी कविता के बहुत बड़े कवि और आलोचक थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए बहुत सीधी सादी है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। गजानन माधव मुक्तिबोध लिखते हैं, मानव का मानसिक परिष्कार, मानव का मानसिक परिष्कार एवं समाज का सांस्कृतिक परिष्कार ही साहित्य है। मानव का मानसिक परिष्कार और समाज का सांस्कृतिक परिष्कार ही साहित्य। परिष्कार का मतलब संशोधन, अच्छाई, बढ़ाई, मतलब मनुष्य का मानसिक परिष्कार मतलब उसके लिए देखिए क्या कहेंगे, देखिए उज्ज्वलता, अच्छाई, भलाई, और समाज का सांस्कृतिक परिष्कार ही साहित्य है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में कवि सुदामा पांडेल धुमेल जी की कविता का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है, क्योंकि कविता के माध्यम से की गई ये परिभाषा है। ये 19वें हमारे परिभाषा करने वाले आलोचक हैं। कविता क्या है वो पूछते हैं, कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पाजामा है, ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में, ध्यान दें, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा, हलफनामा मतलब प्रतिज्ञा पत्र। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में, मतलब अपराधी के जो कटघरा होता है ना, जहाँ खड़े होकर के अपराधी अपनी बात कहता है, मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर, ध्यान रखिए बेकसूर, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति का प्रतिज्ञा पत्र है। अब आगे चलकर वो कहते हैं, क्या वह व्यक्तित्व बनाने की, खाने की, कमाने की चीज है कविता? ना भाई ना, ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ध्यान रखिए, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इसके बाद 20वां क्रमांक आता है आचार्य श्याम सुंदर दास का, जिनका उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बार किया गया है। वे लिखते हैं, काव्य वह है जो अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य वह है जो अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करें। 21वें हैं लेखक आचार्य विद्यानिवास मिश्र, बहुत बड़े निबंधकार हैं हिंदी के। उन्होंने लिखा है, साहित्य की जीवन की व्याख्या नहीं है, अपितु जीवन का एक समांतर जीवन है। अपितु जीवन का एक समांतर जीवन है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र कहते हैं, साहित्य जीवन की व्याख्या नहीं मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो कही थी या प्रेमचंद ने कही थी वो नहीं, अपितु जीवन का एक समांतर जीवन है। अगले हैं विश्व कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। हालांकि ये हिंदी के नहीं बंगाली के हैं
और इनके प्रभाव से ही बाद में हिंदी में स्वच्छंदतावाद छायावाद आया था, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा जी ने कविताएं लिखी थी। उन्होंने काव्य की दो परिभाषाएं की हैं। साहित्य हृदय के रस में पगी हुई जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना है, लेकिन हृदय के रस में पगी हुई, जिस प्रकार से गुलाब जामुन चाशनी में पका जाता है वैसा। और दूसरे उन्होंने व्याख्या की है, साहित्य भाव के साथ भाव का मिलन है। क्या है? साहित्य भाव के साथ भाव का मिलन है। यही नहीं वरन यह बताता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ दूर का निकट के साथ मिलन साहित्य है। साहित्य भाव के साथ भाव का मिलन है। यही नहीं वरन यह भी बतलाना है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, दूर के साथ निकट का, भूत के साथ भविष्य का, ये बहुत सारी चीजें यहाँ जुड़ सकती हैं, उन सब का मिलन है। और मेरी दृष्टि से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने उर्फ वेदालंकार जी की, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख थे। उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य शास्त्र में आलोक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में साहित्य की दो प्रकार से परिभाषा करते हैं। पहली है, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कलानुभव साहित्य है। क्या है? भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कलानुभव, कला का अनुभव साहित्य है। साहित्य पहले कलानुभव और भाषागत अभिव्यक्ति का तादात्म्य है। क्या है साहित्य? कला का अनुभव और भाषा की अभिव्यक्ति का, भाषागत अभिव्यक्ति का तादात्म्य है। बाद में विचार या कुछ और बाकी कुछ अन्य बातें उसमें आ सकती हैं, लेकिन वह क्या है? कलात्मक अनुभव और भाषागत अभिव्यक्ति का तादात्म्य है। ये उनकी पहली परिभाषा हुई। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों के माध्यम से संस्कारक्षम अंतःकरण की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। शब्दों के माध्यम से संस्कारक्षम अंतःकरण की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। ये हमने 23 परिभाषाएं देखी। इन 23 परिभाषाओं में, यानी चंद बरदाई से लेकर के चंद्रभानु सोनवने तक, वो भी चंद्र है, ये भी चंद्र है, 23 परिभाषाएं हमने देखी। इन परिभाषाओं के माध्यम से हमने हिंदी के विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इतना कह करके आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल हमारी आदि तथा मध्यकालीन साहित्य के इतिहास की चर्चा होगी, जिसमें हम भक्ति काल की पूर्व पीठिका पर चर्चा करेंगे, भक्ति काल की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति काल की प्रवृत्तियों, खास करके संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण भक्ति साहित्य, राम भक्ति साहित्य के प्रधान कवियों पर चर्चा करेंगे।